जब जयता ने अपने गले पर रखे छोटे चाकू को देखा तो वो सन्न रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र ने अपने अधीनस्थों को भीड़ के बीच छिपा कर रखा होगा। वो अपना सिर घुमाकर कार की खिड़की के बाहर मोटे आदमी को देखने लगी। दांत पीसते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, रुद्र ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैं तुम्हें उस राशि का 10 गुना दूंगी। मुझे अभी छोड़ दो और मैं तुम्हें तुरंत पैसे दे दूंगी। उसकी बातें सुनकर वासु मुस्कुराया। एक खीस में उसने जवाब दिया, मैम, आपकी पेशकश वाकई आकर्षक है, लेकिन देखिए, मैं मिस्टर रुद्र का अंगरक्षक हूं। मैं वही करता हूं जो वो मुझे करने को कहता है। आप उनसे बात कीजिए, देखिए क्या वो आपको जाने देंगे। जयता का चेहरा तत्काल निराशा से भर गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग रुद्र की रक्षा में इतने समर्पित क्यों थे, जो अब कुछ भी नहीं बचा था। मैम जयता, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कार से बाहर उतरिए, वरना इस तेज चाकू के साथ अगर ये आपके सुंदर चेहरे को गलती से काट ले तो ये आपके लिए कीमती नहीं होगा। डायना, जो अब हम के पास पहुंच चुकी थी, जयता से चिल्लाते हुए बोली। डायना बहुत ही आकर्षक तरीके से कपड़े पहने थी। उसने सफेद ऑफ शोल्डर टैंक टॉप और हल्के पीले रंग की मिनी स्कर्ट पहनी थी, जो उसकी सेक्सी और गोल आकार की पीठ को मुश्किल से ढक रही थी। उसने काले रंग की स्टॉकिंग्स और लाल हाई हील सैंडल पहने थे। उसकी खूबसूरत आंखें और आकर्षक शरीर उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। जब वह रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंची तो उसने तुरंत कई पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर लिया। तुम सभी पागल हो। रुद्र अब एक आम इंसान बन चुका है, फिर भी तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मेरा भाई जल्द ही तुम्हारा नया बॉस बनेगा। क्या तुम लोग डरते नहीं हो कि मुझे इस तरह ट्रीट करने का बदला वो तुमसे ले सकता है? जयता ने अत्यधिक गुस्से के साथ चिल्लाया। मैम जयता, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई भविष्य में मेरा बॉस बनेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल मेरा सिर्फ एक ही बॉस है और वो मिस्टर रुद्र है। मैं वही करता हूं जो वो मुझे कहता है, डायना ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। यह सुनकर जयता गुस्से से कांप उठी। उसने चुपचाप दांत पीसते हुए कुछ समय तक सोचा, फिर अपने गले पर रखे छोटे चाकू को देखा। उसे अब यह समझ में आ गया कि उसकी प्रतिरोधी प्रतिक्रियाएं अब बेकार थी और डायना तथा बाकी लोग रुद्र के प्रति अत्यधिक वफादार थे। उसकी बातों से उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। मैम जयता, कार से बाहर निकलिए, वासु ने चिल्लाकर कहा। चाकू नीचे रखिए। अगर ये गलती से मेरे चेहरे को काट ले तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, जयता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। यह सुनकर वासु हंसा और अपने हाथ में पकड़े चाकू को रख लिया। जयता ने गहरी सांस ली, फिर कार का दरवाजा खोला। उसने सिर घुमाकर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े रुद्र से चिल्लाया, रुद्र, अब तुम क्या चाहते हो? जैसे ही उसने ये कहा, डायना ने बिना संकोच के उसका चेहरा थप्पड़ मार दिया। जयता 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम जानती हो मैं कौन हूं? क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? तुम जैसी औरत मिस्टर रुद्र का नाम लेकर उसे संबोधित करने के लायक नहीं हो। डायना ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम सभी मेरी प्रतीक्षा करो। जब मेरा भाई विरासत का हक पाएगा तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। जयता पागलों जैसी हालत में चिल्लाई। खैर, हम इंतजार करेंगे जब तुम्हारा भाई विरासत का हक पाएगा, डायना ने तिरस्कार से हंसते हुए जवाब दिया। इस बीच रुद्र, शौर्यवीर सिंह, निहाल और बाकी लोग जयता के पास पहुंच चुके थे। मिस्टर रुद्र, डायना और वासु दोनों ने लगभग एक साथ रुद्र को नमस्कार किया। आप दोनों का धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की है, रुद्र ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। फिर जयता की दिशा में अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए देखा। रुद्र, तुम अब क्या चाहते हो? जयता ने रुद्र से भावनाओं के साथ चिल्लाकर पूछा।
पहले विरासत के मुद्दे की वजह से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा आक्रामक नहीं हो सकती थी, लेकिन अब जबकि मुझे विरासत का हक भी नहीं मिला है, मुझे अब डरने की कोई वजह नहीं है। तुमने आज मेरे साथ खेला है ना? तो अब मैं तुमसे अंत तक खेलूंगी। रुद्र ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि आज जयता ने जो कुछ भी किया, उससे रुद्र सब कुछ खो सकता था जो उसके पास होना चाहिए था। वो अब शांत रहने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। जयता ने देखा कि रुद्र का इमोशन कुछ अलग था। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटते हुए डर से चिल्लाई। उसने रुद्र की अनदेखी करते हुए अपना सिर अमन और आर्या की ओर घुमाया। रुद्र की नजरों में ये दोनों जयता के सहयोगी थे और उतने ही नीच। इस समय अमन पूरी तरह हैरान था। वो वहीं खड़ा था और रुद्र को अत्यधिक डर के साथ देख रहा था। अब भी वह समझ नहीं पा रहा था कि आज क्या हुआ था। अगर तुम नहीं होते तो आज हमें इतनी सारी समस्याएं नहीं होती, है ना? रुद्र ने धीरे से अमन से कहा। अमन ने रुद्र के शब्द सुनते ही जोर से झुककर रुद्र के सामने सिर झुका लिया और चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर रुद्र, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर रुद्र, मुझे भी मेरी गलतियां समझ में आई हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आर्या भी घुटने टेकते हुए रुद्र के सामने झुकी। अगर हमें पता होता कि आज घटनाएं इतनी बुरी तरह बदलेंगी तो हम कभी भी रुद्र को परेशान नहीं करते, उसने कहा। रुद्र ने अमन को कुछ सेकंड तक देखा और महसूस किया कि वह और आर्या पहले ही डर के मारे पागल हो चुके थे, इसलिए उन्हें सजा देना अब बेकार था। उसने अपना सिर घुमाया और शौर्यवीर सिंह की ओर देखा। बिना किसी भावना के चिल्लाया, शौर्यवीर सिंह, यहां। शौर्यवीर सिंह ने जल्दी से जवाब दिया। रुद्र ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम याद कर सकते हो कि इस आदमी ने मुझे अभी किस हाथ से बंदूक दिखाई थी? अर्जुन जमीन पर पड़े होने के बावजूद शौर्यवीर सिंह ने याद करते हुए उत्तर दिया, उसने दाहिना हाथ। फिर उसके दाहिने हाथ को तोड़ दो, रुद्र ने बिना किसी संकोच के आदेश दिया। उसके शब्द सुनकर प्रिया और बाकी लोग चौंक कर वहीं खड़े रह गए। उनके चेहरों पर हतप्रभता थी। वे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि रुद्र इतना निर्दयी हो सकता है, और उसने शौर्यवीर सिंह को अर्जुन का दाहिना हाथ तोड़ने का आदेश दिया। शौर्यवीर सिंह बिना रुके अर्जुन की ओर कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक सड़क पर एक तेज सायरन की आवाज गूंजी। एक तीव्र सायरन की आवाज दूर से आ रही थी। सायरन की आवाज सुनकर सभी ने सड़क के दूसरी तरफ ध्यान दिया। अचानक दर्जनों पुलिस कारें आई और शौर्यवीर सिंह और अन्य को घेर लिया। रुद्र ने पुलिस कारों की ओर देखा और फिर निहाल की ओर मुड़ते हुए पूछा, क्या आपने इन्हें बुलाया है? नहीं, निहाल ने जल्दी से सिर हिलाया। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग के जनरल मैनेजर के रूप में वो इतना मूर्ख नहीं था कि पुलिस को ऐसे मामलों में बुलाए। जयता ने भी अपनी गर्दन घुमाई और पुलिस कारों की दिशा में देखा। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय पुलिस आएगी, इसलिए यह पुलिस अधिकारी रुद्र या जयता द्वारा नहीं बुलाए गए थे। यह संभव है कि वहां मौजूद लोगों ने जब अर्जुन ने गोली चलाई थी तब घटना की सूचना पुलिस को दे दी हो। मिस्टर रुद्र, अगर पुलिस आ गई तो मामला जटिल हो सकता है। निहाल ने एक पल के लिए झिझकते हुए रुद्र से फुसफुसाया। रुद्र ने पूछा, क्या आपके पास कोई हल है? यह आसान नहीं है। निहाल ने हल्के से सिर हिलाया। अगर यह मुंबई में होता तो पुलिस उसकी स्थिति का सम्मान करती, लेकिन यह मेहरा एस्टेट है। यहां की पुलिस के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। रुद्र ने उसकी बातें सुनी और उसकी भौहें चढ़ाई। वो नाखुश महसूस कर रहा था। उसे पता था कि अगर वो आज जयता और अन्य को छोड़ देता है तो शायद उसे फिर कभी बदला लेने का मौका न मिले। इसलिए भले ही पुलिस आ जाए, उसके मन में उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। प्रिया और अन्य रुद्र के पीछे खड़े थे और उसे उलझन भरी नजर से देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो इस समय क्या सोच रहा था। मिस्टर रुद्र, मेरे पास मेहरा स्टेट में कुछ संपर्क है, मैं एक कोशिश कर सकता हूं। निहाल अचानक बोला। ठीक है,
रुद्र ने बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के जवाब दिया, सुनो, तुम सभी, आप लोगों को हमारे द्वारा पूरी तरह से घेर लिया गया है। अब तुरंत अपने हथियार नीचे रख दो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। उसी समय एक मध्य आयु के पुलिस अधिकारी पुलिस कार से बाहर निकले और लाउडस्पीकर से चिल्लाकर कहा, हथियार नीचे रखो। शौर्यवीर सिंह के लोग उसकी ओर मुड़े और देखा। शौर्यवीर सिंह ने बिना भावनाओं के आदेश दिया, हथियार नीचे रखो। उसके आदेश पर वे स्वाभाविक रूप से कोई नासमझी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जल्दी से अपने हथियार नीचे रख दिए और पुलिस अधिकारियों के लिए रास्ता बनाया। दर्जनों पुलिस अधिकारी तुरंत रुद्र और अन्य की ओर बढ़े। मुख्यमंत्री हेमंत, ये क्या हो रहा है? शौर्यवीर सिंह ने पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करते देखकर जल्दी से एक कदम आगे बढ़ते हुए मध्य आयु के पुलिस अधिकारी से मुस्कुराते हुए पूछा। मुख्यमंत्री हेमंत, जो मध्य आयु के थे, ठिठक गए। उनकी आवाज में उलझन थी जब उन्होंने शौर्यवीर सिंह से कहा, मिस्टर शौर्यवीर सिंह, आप यहां क्या कर रहे हैं? ये मेरे बॉस मिस्टर रुद्र है। आप यहां क्यों आए हैं? शौर्यवीर सिंह ने सीधे रुद्र की पहचान बता दी। हेमंत ने जब रुद्र की पहचान सुनी तो उनकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सामने खड़ा आदमी शौर्यवीर सिंह का बॉस होगा। हेमंत को यह अच्छी तरह मालूम था कि शौर्यवीर सिंह का बॉस कौन था। मिस्टर शौर्यवीर सिंह, मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली थी कि यहां कोई गोली चला रहा था, इसलिए मैं एक टीम लेकर यह देखने आया कि क्या हो रहा है। हेमंत ने मुस्कुराते हुए शौर्यवीर सिंह को समझाया। फिर उन्होंने आगे कहा, मिस्टर शौर्यवीर सिंह, आप गोली चलने के समय यहां थे, है ना? हां, मैं भी यहां था। शौर्यवीर सिंह ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने नीचे झुकते हुए अर्जुन की ओर इशारा किया, जो जमीन पर पड़ा था, और हल्के स्वर में कहा, यही वो व्यक्ति था जिसने अभी गोली चलाई थी। लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरे अंगरक्षकों ने पहले ही इस व्यक्ति को पकड़ लिया है। तो ऐसा है? हेमंत ने अर्जुन को नीचे लेटे देखा और कहा, मैं मिस्टर शौर्यवीर सिंह का आभारी हूं कि उन्होंने जनता की सुरक्षा के लिए नुकसान कम किया। आपके अंगरक्षक घायल तो नहीं हुए हैं ना? नहीं। शौर्यवीर सिंह ने हल्के से सिर हिलाया। ये अच्छी बात है। हेमंत ने कसी हुई मुस्कान दी। फिर गर्दन घुमाते हुए अपने पुलिस अधिकारियों से चिल्लाया, तुम सब खड़े क्यों हो? जल्दी से इस व्यक्ति को हथकड़ी लगाओ और उसे ले जाओ। जी हां। पुलिस ने जल्दी से सिर हिलाया और अर्जुन की ओर बढ़े, और वह महिला भी ले आओ, वह संदिग्ध से जुड़ी हुई है। उन्होंने जयता की ओर इशारा करते हुए कहा। शौर्यवीर सिंह ये सुनकर चौंक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। उसने हेमंत को जयता और अर्जुन के बीच के रिश्ते के बारे में कभी नहीं बताया था। तो फिर हेमंत को यह कैसे पता चला? इससे भी बढ़कर, अगर पुलिस उन्हें ले गई तो अब रुद्र के लिए यह तय करना संभव नहीं था कि उनसे कैसे निपटना है। यह पुलिस का फैसला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत, आप इन दोनों को नहीं ले सकते। शौर्यवीर सिंह आगे बढ़ा और सीधे हेमंत से टकराया। मैं उन्हें नहीं ले सकता। हेमंत ये सुनते ही रुक गए और फिर उनका चेहरा अचानक बदल गया। वे गुस्से में शौर्यवीर से बोले, मिस्टर शौर्यवीर सिंह, आपका मतलब क्या है? यह दोनों लोग अभी गोलीबारी के संदिग्ध हैं। फिर इन्हें क्यों नहीं ले जाया जा सकता? मुख्यमंत्री हेमंत, आपने मुझे गलत समझा। यहां स्थिति यह है कि इन दोनों के बीच कुछ व्यक्तिगत रंजिशें हैं, जो अभी तक मेरे बॉस रुद्र के साथ सुलझी नहीं है। तो क्या आप थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हैं, ताकि हम इन सभी मामलों को सुलझा सके, और फिर आप इन्हें ले जाइए, शौर्यवीर सिंह ने अनुरोध करते हुए कहा। हेमंत ने गंभीरता से कहा, मिस्टर शौर्यवीर सिंह, यह मेहरा एस्टेट है, मुंबई नहीं। मुझे नहीं पता कि मुंबई में क्या होता है, लेकिन यहां हम कानून का पालन करते हैं, इसलिए मुझे इन दोनों को तुरंत ले जाना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं, अगर मैं आपको इन्हें ले जाने से रोकूं तो क्या होगा? शौर्यवीर सिंह ने पुनः पूछा। उस समय अचानक रुद्र ने बोल दिया। हेमंत ने अपनी गर्दन घुमाई और रुद्र की ओर देखा। फिर स्टर्नली कहा, जो कोई भी आज हमें हमारे कर्तव्यों में रुकावट डालेगा,
उसे तुरंत हथकड़ी लगाकर ले जाया जाएगा। हेमंत के शब्द सुनकर रुद्र, शौर्यवीर सिंह और निहाल एक ही जगह पर ठिठक गए। उनके चेहरों पर गुस्से और परेशानी के भाव थे। सामान्यतः रुद्र की पहचान जानने के बाद हेमंत निश्चित रूप से उससे सतर्क रहेंगे। आखिरकार उसके पास निहाल और शौर्यवीर सिंह थे। ये दोनों मुंबई में प्रभावशाली लोग थे। न केवल मुंबई में बल्कि पूरे देवनगर में भी ऐसे कुछ ही लोग थे जो इन दोनों को परेशान करने की हिम्मत कर सकते थे। उनकी तुलना में हेमंत एक मामूली शख्स था। सामान्य परिस्थितियों में हेमंत के पास निहाल और शौर्यवीर सिंह से बात करने का कोई हक नहीं था, पर आज वही सामान्य नहीं था। हेमंत शौर्यवीर सिंह को कोई इज्जत नहीं दे रहा था। इसके पीछे केवल एक ही संभावना थी। हेमंत वहां इसलिए नहीं आया था कि उसे गोलीबारी की सूचना मिली थी, बल्कि उसे आदेश मिला था अर्जुन और जयता को बचाने के लिए आना। आखिरकार अगर वो उन्हें ले जाता तो वो उन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेता। हेमंत, मेरा मिस्टर कपूर से अच्छा संबंध है देवनगर में। क्या तुम मुझे आज इज्जत नहीं दोगे? मैं एक दिन तुम्हारे पास आकर शुक्रिया कहूंगा। निहाल ने हेमंत को मनाने की कोशिश की। हेमंत ने गंभीर मुद्रा बनाए रखी और कहा, मिस्टर निहाल, मुझे खेद है, लेकिन आज ये मायने नहीं रखता कि कौन आता है। मुझे इन दोनों को ले जाना है। आखिरकार ये मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर निहाल के चेहरे पर निराशा छा गई। वह जान गया कि हेमंत अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। उसने मिस्टर कपूर का नाम लिया, पर फिर भी हेमंत ने उसे कोई इज्जत नहीं दी। इसका मतलब था कि हेमंत के पीछे जो ताकत थी वो मिस्टर कपूर से भी ज्यादा मजबूत थी। लगता है कि निखिलेश ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। निहाल ने हल्की आह भरी और फिर रुद्र के पास जाकर धीरे से कहा, मिस्टर रुद्र, अगर निखिलेश इसमें शामिल है तो हम आज इन दोनों को नहीं बचा पाएंगे। ये शब्द सुनकर रुद्र के मुंह से गुस्से में दांतों की खनक निकली। उसकी आंखों में खासी नाराजगी झलकी। तुम सब खड़े क्यों हो? जल्दी से उन्हें पकड़ो। हेमंत ने देखा कि रुद्र चुप था तो उसने मुंह मोड़कर अपने अधीनस्थों से चिल्लाकर कहा। यह सुनकर एक दर्जन से अधिक बड़े लोग तुरंत अर्जुन की दिशा में चल पड़े। कार्लोस, वासु और डायना को कुछ समझ में नहीं आया और वे स्वाभाविक रूप से उन लोगों के सामने खड़े हो गए। मिस्टर रुद्र, क्या आप उन्हें रोकना चाहते हैं? अगर आप एक शब्द कहें तो हम सभी को नीचे गिरा सकते हैं, और जो भी होगा हम तीनों उसे संभाल लेंगे, कार्लोस ने कहा। कार्लोस जानता था कि रुद्र अर्जुन को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने रुद्र से कहा, क्या मतलब है? क्या तुम अब हमारे खिलाफ लड़ने का सोच रहे हो? हेमंत को यह उम्मीद नहीं थी कि कार्लोस और बाकी लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। तुम खुद को समझते क्या हो? अगर तुम बकबक करते रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वासु ने हंसी उड़ाते हुए और तिरस्कार से कहा, तुम तीनों बगावत करने का मन बना रहे हो? हेमंत ने जोर से चिल्लाया और फिर रुद्र से पूछा, मिस्टर रुद्र, क्या तुम अपने अधीनस्थों की देखभाल नहीं करते? रुद्र ने अपनी आंखें तंग करते हुए चुपचाप कार्लोस, वासु और डायना को घूरा। मिस्टर रुद्र, अगर आप अभी एक शब्द कहें तो हम तीनों तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, डायना चिल्लाई। रुद्र, अगर तुम आज इन्हें कार्रवाई करने का मौका दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दूंगी, उसने धमकी दी। अब बिना रुद्र के आदेश के कोई भी कदम नहीं उठेगा। उस क्षण में सभी का ध्यान रुद्र पर केंद्रित हो गया। प्रिया अचानक आगे बढ़ी और रुद्र से जोर से कहा, अगर तुम सच में हेमंत के खिलाफ कदम उठाते हो तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। हालांकि प्रिया को अभी तक ये नहीं पता था कि रुद्र वास्तव में कौन है या उसकी असली पहचान क्या है, पर वह जानती थी कि अगर रुद्र सच में हेमंत के खिलाफ कदम उठाएगा तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। शौर्यवीर सिंह इतने वर्षों से मुंबई में था और यहाँ तक कि अपनी सबसे घमंडी अवस्था में भी वो हिम्मत के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका था। उसके खिलाफ जाना पूरे कानून प्रवर्तन विभाग के खिलाफ जाने जैसा था। चाहे किसी का बैकग्राउंड कितना भी शक्तिशाली हो, कोई भी अकेले हाथ से स्थिति नहीं बदल सकता। प्रिया के शब्द सुनकर रुद्र ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा।
फिर गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, कार्लोस, वासु और डायना, एक तरफ हो जाओ। मिस्टर रुद्र, कार्लोस और बाकी दोनों ने लगभग एक साथ चिल्लाया। उनके चेहरे पर भावनाएं स्पष्ट थी। मैं जानता हूं कि तुम तीनों मेरे भले के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन कल से मैं तुम्हारा बॉस नहीं रहूंगा, तो तुम तीनों को एक तरफ हो जाना चाहिए। रुद्र ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर रुद्र, चाहे आप कल हमारे बॉस रहे या नहीं, अगर आप अभी हमारे बॉस हैं तो हम आपकी इज्जत करेंगे, और जब तक आप अपमानित हो रहे हैं हम खड़े नहीं रह सकते। कार्लोस ने आंखें फैलाते हुए कहा। वह दिल से बिल्कुल भी अर्जुन और बाकी को जाने देने को तैयार नहीं था। हाँ मिस्टर रुद्र, आपको सिर्फ एक शब्द कहना है और हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और उन्हें यही रोक लेंगे। वासु ने भी शोर मचाया। रुद्र थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा, फिर दांतों को किचकिचाते हुए चुपचाप चिल्लाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि एक तरफ हो जाओ? क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? तीनों थोड़ी देर के लिए चुप रहे। मिस्टर रुद्र, डायना ने धीरे से कहा, एक तरफ हो जाओ। रुद्र ने जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा बेहद उत्तेजित था। कार्लोस ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे 2 कदम पीछे हटा, सामने वालों के लिए रास्ता क्लियर किया। डायना और वासु भी उसी तरह 2 कदम पीछे हटे जब उन्होंने देखा कि कार्लोस एक तरफ हट गया। हेमंत ये दृश्य देखकर तुरंत खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, इन्हें ले जाओ। ये शब्द सुनते ही हेमंत के अधीनस्थ सीधे अर्जुन की दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन ठीक उसी क्षण दूर आसमान से एक तेज आवाज आई। ये सुनकर सभी ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने देखा कि 3 काली बिंदु धीरे धीरे उनकी ओर उड़ते आ रहे थे। ये क्या है? किसी ने कहा। एक हेलीकॉप्टर, किसी ने चिल्लाकर जवाब दिया। ये तो हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर हमारे पास आ रहे हैं। ये रुद्र कौन है? उसने सच में हेलीकॉप्टर बुलवा लिया। सभी लोग दूर से दिख रहे काले बिंदुओं को देखकर आपस में उत्साहित होकर चर्चा करने लगे। हालांकि सभी ने फिल्मों में हेलीकॉप्टर देखा था, फिर भी वास्तविक जीवन में हेलीकॉप्टर देखना सामान्य लोगों के लिए बहुत दुर्लभ था। आखिरकार ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग खरीद सके। सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर भी करोड़ों में आता था, और वह भी सिर्फ बुनियादी कीमत। अगर रखरखाव और ईंधन खर्च जोड़ दिया जाए तो सालाना लागत सैकड़ों मिलियन तक पहुंच जाती थी। इसलिए पुणे के सबसे अमीर परिवारों के वारिस भी इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक हेलीकॉप्टर पर खर्च नहीं करना चाहते थे। जब रुद्र ने हेलीकॉप्टर देखा तो वह भी कुछ क्षण के लिए चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर शौर्यवीर सिंह और निहाल को देखा। दोनों ने सिर झुकाकर इशारा किया कि इन हेलीकॉप्टरों से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इन्हें नहीं बुलाया था। रुद्र के चेहरे पर झुंझलाहट झलकी। अगर ये हेलीकॉप्टर निहाल या शौर्यवीर सिंह ने नहीं बुलवाए थे तो फिर और कौन बुला सकता था? क्या ये जयता का काम था? लेकिन जयता तो खुद हेमंत की गिरफ्त में जाने वाली थी। ऐसे में हेलीकॉप्टर बुलाने का क्या मतलब था? जयता, हेमंत और बाकी सब भी उलझन में थे। सबकी नजरें अब आसमान की ओर टिकी थी। जयता ने ऊपर देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये भाई निखिलेश है? लेकिन घर में इतने हेलीकॉप्टर नहीं थे। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नजदीक आते गए और उनका शोर बढ़ता गया। हवा इतनी तेज हो गई कि सबके बाल और कपड़े उड़ने लगे। क्या बात है, ये सच में हेलीकॉप्टर है। 1, 2, 3, नहीं 5, किसी ने चिल्लाकर कहा। 5 हेलीकॉप्टर? ये लोग कौन हैं जो 5 हेलीकॉप्टर बुलवा सकते हैं? लोगों में हलचल मच गई। प्रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ऊपर देखा। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। आज जो कुछ भी हुआ उसने उसके भीतर के संतुलन को हिला दिया था। माया और मेहरा परिवार के बाकी सदस्य भी स्तब्ध थे। किसी के पास शब्द नहीं थे। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर पास आते गए, हवा में गर्जन जैसी आवाज गूंज उठी। कुछ देर बाद 5 हेलीकॉप्टर लंग के प्रवेश द्वार पर सटीक रूप से उतरने लगे। उनकी विशालता ने सबका ध्यान खींच लिया।
हर हेलीकॉप्टर लगभग 15 मीटर लंबा था और जब पांचों एक पंक्ति में खड़े हुए तो पूरा माहौल थम सा गया। लोग बस देख रहे थे। उनके सामने वो शक्ति, वैभव और भय का संगम था। किसी ने फुसफुसाकर कहा, इन हेलीकॉप्टरों को किसने बुलाया? क्या ये रुद्र ने भेजे हैं? दूसरे ने उत्तर दिया, ये कैसे हो सकता है? रुद्र इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। तभी किसी ने चिल्लाया, देखो हेलीकॉप्टर पर क्या लिखा है, वाइल्ड टाइगर्स। क्या वाइल्ड टाइगर्स? सबके चेहरों पर विस्मय छा गया। कौन इतना ताकतवर है जो वाइल्ड टाइगर्स को बुला सकता है? लोगों की आवाजों में डर और उत्साह दोनों थे। ये नाम वे सभी जानते थे। देश की सबसे कुख्यात, अनुशासित और कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टरों के दरवाजे खुले और काले कपड़ों में सजे 1 दर्जन से ज्यादा मजबूत आदमी नीचे कूदे। उनके कदम जमीन पर पड़ते ही धूल उड़ने लगी। हर एक बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार और हेलमेट से लैस था। उनकी उपस्थिति में एक ठंडक थी, जैसे हवा में खतरे का एहसास। हेमंत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत जयता की ओर देखा और तेजी से बोला, जयता, क्या तुमने इन्हें बुलाया है? जयता ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। वो व्हाइट टाइगर्स के किसी भी सदस्य को नहीं जानती थी और ना ही उसका इस क्षेत्र में कोई संपर्क था। लेकिन वो यह भी नहीं जानती थी कि क्या ये लोग उसके भाई निखिलेश द्वारा बुलाए गए थे। अगर ये लोग मिस्टर निखिलेश द्वारा नहीं बुलाए गए तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता था। अगर ये हमारे लिए नहीं आए हैं तो दिक्कत हो जाएगी, हेमंत हड़बड़ी में बोला। ब्लैक ड्रेस वाले आदमियों ने जैसे ही लैंड किया, वे जल्दी से प्रमुख हेलीकॉप्टर के सामने आकर 2 पंक्तियों में खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बजाय वे गंभीर चेहरों के साथ किसी के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र ने अपनी आंखें संकीर्ण की और उस हेलीकॉप्टर की ओर देखा जो सबसे आगे था। यह वही हेलीकॉप्टर था जिसका दरवाजा अभी तक नहीं खोला गया था। इस समय रुद्र पूरी तरह से उलझन में था, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि यह आदमी कौन है और क्यों यहां आया है। क्या ये वही है? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसी पल निहाल अचानक चौंकते हुए बोला। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। शौर्यवीर सिंह ने भी उस आदमी को देखा और वह भी चौंक उठा। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, वो यहां क्यों है? रुद्र ने दोनों की बातें सुनी और वो मुड़कर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि वह मध्य आयु का आदमी पहले ही उसके सामने खड़ा था। शुरुआत में सभी को लगा था कि हेमंत के आने के बाद यह मामला खत्म हो जाएगा। यहां तक कि शौर्यवीर सिंह, निहाल और अन्य लोग भी हेमंत के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कोई हेलीकॉप्टर से यहां आकर उतरेगा। वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कोई भी यह नहीं जानता था कि इस समय जो व्यक्ति सामने आया था वो कौन था। यहां तक कि रुद्र और जयता को भी नहीं पता था। शौर्यवीर सिंह और नेहा ने जब उस व्यक्ति को सूट पहने देखा तो उनकी आंखें हैरान रह गई। दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति इस समय आया था वो इतना बड़ा शख्स होगा। जो आदमी उनके सामने आया वो और कोई नहीं बल्कि पार्थ था, जो देवनगर वाइल्ड टाइगर स्पेशल फोर्सेस का जनरल मैनेजर था, जिसे लोग टाइगर कमांडर भी कहते थे। पार्थ का नाम देवनगर में काफी प्रसिद्ध था। हालांकि बहुत से लोग उसे नहीं जानते थे। इसका कारण केवल यह था कि जिन लोगों का कोई खास दर्जा नहीं था वे पार्थ जैसे बड़े व्यक्ति से मिल भी नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, यह भी बहुत दुर्लभ था कि कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र से पहले वाइल्ड टाइगर्स का प्रमुख बने। इसके अलावा यह कहा जाता था कि पार्थ ने खुद के दम पर यहां तक पहुंचने के लिए कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था। बेशक बहुत से लोग कहते थे कि पार्थ यहां तक इस वजह से पहुंचा क्योंकि उसे किसी बेनिफैक्टर की मदद मिली थी, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि वो बेनिफैक्टर कौन था। बहरहाल पार्थ की स्थिति देवनगर में इतनी ऊंची थी कि निहाल और शौर्यवीर सिंह की स्थिति उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी।
निहाल और शौर्यवीर सिंह खड़े रहे और पार्थ को देखते रहे। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोनों अच्छी तरह जानते थे कि भले ही पुराने चेयरमैन का प्रभाव बहुत विशाल था, वो सिर्फ व्यापार जगत तक सीमित नहीं था, बल्कि राजनीति की दुनिया में भी फैला हुआ था। लेकिन फिर भी पार्थ के सामने उनका मुकाबला करना असंभव था। इसलिए पार्थ का यहां आना स्पष्ट रूप से रुद्र की मदद के लिए नहीं था। आखिरकार रुद्र के सभी रिश्ते पुराने चेयरमैन द्वारा छोड़े गए थे। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पुराने चेयरमैन से कोई संबंध नहीं रखता था, वो अब रुद्र की मदद क्यों करेगा? अगर पार्थ रुद्र के लिए नहीं आया तो फिर केवल एक ही संभावना थी, वह जयता के लिए आया था। हेमंत अकेला ही निहाल और शौर्यवीर सिंह के लिए सिरदर्द था। अगर पार्थ भी इसमें शामिल हो जाता तो यह स्थिति और भी मुश्किल हो सकती थी। प्रेसिडेंट निहाल, अब हमें क्या करना चाहिए? शौर्यवीर सिंह ने घबराते हुए निहाल से पूछा, जब उसने देखा कि पार्थ रुद्र की तरफ बढ़ रहा था। मैंने एक बार पार्थ के साथ खाना खाया था, लेकिन वो कई साल पहले की बात है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे अब भी याद करता है या नहीं, इसलिए मुझे सिर्फ ये प्रयास करना पड़ेगा, निहाल ने धीमे स्वर में जवाब दिया। फिर वो पार्थ की तरफ बढ़ा और एक मुस्कान के साथ बोला, नमस्ते मिस्टर पार्थ। निहाल के ऐसा कहने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि पार्थ कौन है, लेकिन जब उन्होंने निहाल को इतनी आदर से उसे संबोधित करते देखा तो ये सबको हैरान कर गया। आखिरकार देवनगर में कितने लोग हैं जिन्हें टाइगर कमांडर कहा जा सकता है? टाइगर और टाइगर कमांडर। पृथ्वीराज की प्रतिक्रिया बाकी सभी से ज्यादा तेज थी। वह हैरान होकर पार्थ को घूरने लगा। प्रिया ने जल्दी से मुड़कर पूछा, दादाजी, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, पृथ्वीराज ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन मुझे पता है कि देवनगर में केवल एक टाइगर कमांडर है, उसका नाम पार्थ है, और निहाल ने उसे मिस्टर पार्थ कहा। तो मुझे शक है कि यह व्यक्ति बहुत संभावना से। पृथ्वीराज का वाक्य पूरा होने से पहले ही वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पार्थ को विस्मय से देखा और अब वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सोच सकता था कि आज का ये छोटा सा मामला वास्तव में टाइगर कमांडर को यहां खींच लाएगा, और वह भी हेलीकॉप्टर से उतरकर। ये कितनी बड़ी किस्मत की बात थी। प्रिया ने अनजाने में रुद्र को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। अगर ये टाइगर कमांडर रुद्र की मदद के लिए आया था तो रुद्र की बैकग्राउंड कितनी शानदार होगी, और दूसरी तरफ अगर ये टाइगर कमांडर जयता की मदद के लिए आया था तो आज रुद्र अपने संकट से बाहर कैसे निकलेगा? प्रिया की भावनाएं बहुत जटिल थी। दूसरी ओर जब पार्थ ने निहाल को देखा तो उसने उसे बेरुखी से देखा और बिना कोई भावना व्यक्त किए बोला, प्रेसिडेंट निहाल, आप यहां कैसे? हाँ, मेरे बॉस के साथ कुछ हुआ था तो मैं देखने आया था, निहाल ने बेहद सम्मानित स्वर में जवाब दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए पार्थ से पूछा, मिस्टर पार्थ, आप आज यहां क्यों आए हैं? मैं उसके लिए आया हूं। पार्थ ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। निहाल के जवाब देने से पहले ही वह सीधे रुद्र की तरफ बढ़ा और धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम रुद्र सिंघानिया है ना? रुद्र ने पार्थ की तरफ देखा और गहरी सांस ली। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, हां, मैं रुद्र हूं। पार्थ ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बेरुखी से बोला, क्या किसी ने तुम्हारा नुकसान किया था? किसी ने तुम्हें परेशान किया? रुद्र ने यह सुना तो वह चौंक गया। क्या? मैंने पूछा, क्या किसी ने तुम्हारा नुकसान किया? पार्थ ने दोहराया, इस बार थोड़े कठोर स्वर में। यह तो नहीं कहा जा सकता कि परेशान किया गया, है ना? रुद्र ने सिर खुजाते हुए हैरान स्वर में कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। वैसे भी मुझे अभी खबर मिली थी कि एक लड़के का नाम रुद्र है
और उसे परेशान किया गया था। मुझे कहा गया था कि मैं आकर उसकी मदद करूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, पार्थ ने ऊंचे स्वर में कहा। जब रुद्र ने यह सुना तो वो तुरंत वही ठिठक गया और बाकी सभी लोग भी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पार्थ सच में रुद्र की मदद करने के लिए आया होगा। जयता, अर्जुन, हेमंत और बाकी सभी लोग हक्के बक्के रह गए। वे हैरान होकर रुद्र को देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ आश्चर्य और विस्मय था। जयता को अपने पैर कमजोर महसूस होने लगे और वो लगभग गिर पड़ी। किसी को यह नहीं पता था कि रुद्र सच में टाइगर कमांडर जैसे बड़े शख्स को अपनी मदद के लिए बुला सकता है। रुद्र ने पार्थ की बात सुनने के बाद उसके चेहरे पर अत्यधिक हैरानी का भाव था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि पार्थ उसकी मदद क्यों कर रहा है। अगर पार्थ ने रुद्र की मदद पुराने चेयरमैन की वजह से की होती तो यह समझ में आता, लेकिन अब मुद्दा यह था कि निहाल, जो इतने सालों से पुराने चेयरमैन के साथ था, उसने भी पार्थ को नहीं पहचाना। इसका मतलब यह था कि पार्थ ने रुद्र की मदद पुराने चेयरमैन की वजह से नहीं की थी। अगर यह चेयरमैन की वजह से नहीं था तो फिर कौन और हो सकता है? रुद्र सच में यह नहीं समझ पा रहा था कि इस दुनिया में और कौन उसकी मदद कर सकता था। लड़के, क्या उन्होंने अभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की? जब रुद्र ने कुछ नहीं कहा तो पार्थ का चेहरा थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। उसने रुद्र से चिल्लाते हुए कहा। रुद्र कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से पार्थ से पूछा, तुम्हारे पास कौन आया था? मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि मुझे कौन भेजा था, पार्थ ने कहा, क्योंकि जब दूसरे पक्ष ने मुझे बुलाया था उसने विशेष रूप से मुझे अपना नाम छिपाने के लिए कहा था। इसलिए तुम अब मुझसे ये सवाल मत पूछो, बस मुझे बताओ, क्या इन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी? अगर किया था तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह मैं अपना काम पूरा करूंगा, पार्थ ने सहजता से कहा। रुद्र ने पार्थ की बात सुनी और गहरी सांस ली। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, हां, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की। ये अच्छा है, पार्थ मुस्कुराया। फिर उसने अपने पीछे खड़े अधीनस्थों से चिल्लाकर कहा, बस खड़े मत रहो, जल्दी करो और इसे निपटाओ। जी सर, पार्थ के अधीनस्थों ने यह सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अर्जुन के साथ आए लोगों की तरफ दौड़ लगाई। जब हेमंत ने यह दृश्य देखा तो वह भी डर के मारे सन्न रह गया। उसने जल्दी से पार्थ के पास दौड़कर उत्साहित होकर चिल्लाया, टाइगर कमांडर, मैं हेमंत हूं, मेहरा एस्टेट से। पार्थ ने यह सुनकर निसंग भाव से हेमंत की ओर देखा। फिर उसने आंखों में कोई विशेष भावना न जाहिर करते हुए पूछा, हेमंत, क्या चाहिए तुम्हें? टाइगर कमांडर, स्थिति यह है, अभी हाल ही में हमें एक सजग नागरिक से सूचना मिली थी कि यहां एक गोलीबारी की घटना हुई थी, तो मुझे लगा कि इसे हम ही देख ले। तुम्हारे अधीनस्थों को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है, हेमंत हकलाते हुए बोला। पार्थ ने तिरस्कार पूर्वक हंसी में जवाब दिया। फिर गंभीर होकर कहा, हेमंत, मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित कर रहा हूं कि यह मामला अब व्हाइट टाइगर्स द्वारा देखा जाएगा। तुम तुरंत अपने आदमी यहां से चला लो। लेकिन टाइगर कमांडर, क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है? हेमंत निराश होकर बोला। पार्थ ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, यह नियमों के खिलाफ कैसे है? वो लड़का हमारे व्हाइट टाइगर्स का सदस्य है। अब जब कोई मेरे अधीनस्थों पर हमला कर रहा है तो क्या मुझे इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है? जयता पार्थ की बात सुनकर आहत हुई और आवेग में चिल्लाई, बकवास, तुम अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हो। पार्थ ने ठिठक कर हंसी में जवाब दिया। फिर गंभीर होकर कहा, मैं पुणे का टाइगर कमांडर हूं। अगर मैं कहता हूं कि यह लड़का हमारे व्हाइट टाइगर्स का सदस्य है तो वो हमारे सदस्य है। क्या मुझे तुम्हें यह साबित करने की जरूरत है? मिस्टर हेमंत, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम यहां से तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। पार्थ ने आंखें फैलाकर चिल्लाया।
हेमंत वहीं खड़ा रहा और 2 सेकंड तक उलझन में रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, टाइगर कमांडर, मैं समझ गया। मैं अपने आदमी ले जाता हूं और अभी निकलता हूं। हेमंत को यह बखूबी समझ में आ गया था कि पार्थ का रुख क्या संकेत दे रहा था। वो एक मामूली व्यक्ति था और पार्थ पुणे का सम्मानित टाइगर कमांडर। भले ही उसके पास हजारों लोगों की हिम्मत हो, वो पार्थ को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हेमंत, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम गए तो मेरे साथ क्या होगा? जब जयता ने देखा कि हेमंत सच में जा रहा था, तो उसने निराशा से चिल्लाया, जयता, जब रुद्र मिस्टर पार्थ के अधीन है, तो मिस्टर पार्थ के लिए इस मामले को देखना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हेमंत ने निराश स्वर में कहा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अपने अधीनस्थों से चिल्लाया, बाकी का काम टाइगर कमांडर के आदमी करेंगे। चलो। हेमंत के ये कहते ही सबके मुंह खुले रह गए और कोई भी कुछ नहीं कह सका, क्योंकि उसने जो कहा उसमें 2 बातें स्पष्ट हो गई थी। ये कि सामने खड़ा मध्य आयु का आदमी जयता के लिए नहीं आया था, बल्कि रुद्र के लिए आया था, और ये कि वह आदमी दरअसल टाइगर कमांडर के दर्जे का बड़ा अधिकारी था। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी घटना में बदल जाएगी। आखिरकार पुणे के सबसे मशहूर टाइगर कमांडर को बुलाया गया। सभी लोग सोच रहे थे कि यह सब कुछ थोड़ा अविश्वसनीय था, बहुत ही अकल्पनीय। जयता वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें निराशा से भर गई। वह जानती थी कि अगर हेमंत वाकई अपने आदमी ले गया तो वो आज मर जाएगी, इसलिए वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने जल्दी से हेमंत के पास दौड़ते हुए अत्यधिक उत्साहित भाव से कहा, भाई हेमंत, तुम नहीं जा सकते। अगर मैं रुद्र के हाथों पड़ गई तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। क्या तुम मेरे भाई के लिए मुझे बचा नहीं सकते? जयता, मुझे निर्दयी मत समझो। तुमने सच में वह किया है जो नहीं करना चाहिए था। जिस पक्ष ने टाइगर कमांडर को बुलाया, अगर तुम्हारा भाई आया भी तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। हेमंत ने निराश होकर जवाब दिया। फिर उसने जयता का हाथ झटक दिया और कार में घुसकर मुड़कर चला गया। कुछ समय बाद हेमंत ने दृश्य से निकलते हुए गाड़ी चला दी। रुद्र ने अपनी आंखें संकीर्ण की और जयता को जमीन पर गिरी हुई देखा। फिर उसने बेहद सहज भापात के शब्दों को सुनने के बाद रुद्र ने अपना सिर घुमाया और अपनी टीम के पीछे खड़े लोगों को एक इशारा किया। जब टीम के सदस्य ने पार्थ की आंखों में इशारा देखा तो वे तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए बिना किसी बकवास के भीड़ में घुस गए। अर्जुन के गुंडे स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, जितनी जल्दी हो सके भागना। आखिरकार वे सिर्फ कुछ अनजान हुट दंग करने वाले थे। आम तौर पर वे पुलिस को देखकर रास्ता बदल देते थे, लेकिन इस बार उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई पुलिस वाला नहीं था, बल्कि खुद टाइगर कमांडर था। हालांकि टाइगर कमांडर ने ज्यादा लोग नहीं लाए थे, लेकिन वे सभी उच्च कोटि के लोग थे। उनकी क्षमताएं सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। कुछ ही समय में लियुम के प्रवेश द्वार से करुणाजनक चीखें सुनाई देने लगी। सभी ने देखा कि अर्जुन के लोग एक एक कर गिर रहे थे। उनके चेहरों पर सिर्फ हैरानी नहीं, बल्कि डर भी था। इस क्षण में वे सब अपने दिलों में खुशी मना रहे थे। अच्छा हुआ कि उन्होंने अभी रुद्र को परेशान नहीं किया, नहीं तो वे ही अब पीटे जा रहे होते। अमन और आर्या सदमे में बेहोश हो गए थे। वे बस सामान्य अमीर वारिस थे। उन्हें कभी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ था। इसके विपरीत रुद्र शांतिपूर्वक सब कुछ देख रहा था। उसे अच्छी तरह से पता था कि आज के बाद जो भी उसके पास था वो सब नष्ट हो सकता है। पिछले 2 महीनों में जो हुआ वो एक सपने जैसा था। रुद्र ने सफलतापूर्वक संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए हमेशा सतर्क रहते हुए कदम बढ़ाए, डरते हुए कि उसकी असली पहचान उजागर ना हो जाए। लेकिन अब रुद्र आखिरकार वो सब कुछ कर सकता था जो वह चाहता था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। फिर
एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब जब मैं सोचता हूं तो लगता है कि इस दौरान जो भी हुआ वो बस एक सपना जैसा था। हालांकि एक दिन ऐसा जरूर होगा जब मैं जाग जाऊंगा। हेमंत ने अपनी टीम के साथ वहां से जाने के बाद बहुत देर तक संकोच किया और फिर अपना फोन निकाला। उसने मिस्टर निखिलेश के नाम से सेव किए गए नंबर पर डायल किया। डिंग डिंग डिंग। फोन कुछ बार बजने के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठाई गई। फिर व्यक्ति ने घमंड से पूछा, हेमंत, आपके यहां क्या हाल है? क्या आप जयता और बाकी लोगों को बचा पाए? हेमंत ने यह सुना और थोड़ी देर के लिए वह चुप हो गया। फिर उसने दांत पीसते हुए धीमे स्वर में कहा, मिस्टर निखिलेश, मुझे वास्तव में खेद है, मैं जयता को नहीं बचा सका। क्या? दूसरी तरफ से यह सुनकर निखिलेश ने चिल्लाते हुए पूछा। फिर उत्साहित स्वर में कहा, क्या रुद्र पागल हो गया है? उसने अब भी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत की। रुद्र ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया। तो फिर क्या हो रहा है? निखिलेश ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा। देवनगर का टाइगर कमांडर पार्थ खुद सामने आया। मिस्टर पार्थ ने कहा कि रुद्र उनके अधीन है और वे आज के मामले को संभालेंगे। मैं तो बस एक मामूली शख्स हूं और पार्थ जैसे व्यक्ति के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मुझे पहले ही छोड़ना पड़ा, हेमंत ने धीमे स्वर में समझाया। पार्थ टाइगर कमांडर ये सुनकर निखिलेश का चेहरा अचानक चौंक गया। निखिलेश, जो सिंह परिवार का बड़ा बेटा था, कभी न कभी टाइगर कमांडर के बारे में सुना था। निखिलेश खुद भी पुराने अध्यक्ष का एक उत्तराधिकारी था। हालांकि यह तब संभव था जब रुद्र उत्तराधिकार का अधिकार खो देता, तभी वो रुद्र की जगह ले सकता था। निखिलेश को पुराने अध्यक्ष की शक्ति का अच्छी तरह से ज्ञान था। निखिलेश को यह समझने में थोड़ी देर लगी। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या आपको पता है कि पार्थ और रुद्र के बीच क्या रिश्ता है? मिस्टर निखिलेश, लगता है पार्थ को रुद्र नहीं जानता। पार्थ आज यहां किसी और की मदद के लिए आया था। हेमंत ने थोड़ी देर सोचने के बाद हल्के स्वर में जवाब दिया। यह सुनकर निखिलेश थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीमे स्वर में कहा, लगता है मैंने रुद्र को कम आंका। मुझे नहीं लगा था कि वह टाइगर कमांडर जैसे व्यक्ति को जान सकता है। मिस्टर निखिलेश, आप जयता के साथ क्या करना चाहते हैं? हेमंत ने धीमे स्वर में पूछा। क्योंकि टाइगर कमांडर ने पहले ही कदम उठा लिया है, तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि उसे खुद ही अपनी किस्मत से जूझने देना। इसके अलावा उसका मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। कल मैं खुद देवनगर जाऊंगा। उस समय मैं जयता की तरफ से बदला लूंगा। निखिलेश ने बिना किसी संकोच के जयता को छोड़ने का निर्णय लिया। हेमंत ने यह सुनकर चुपके से उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक देखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि निखिलेश अपनी बहन को इतनी आसानी से छोड़ देगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह व्यक्तित्व सामान्य लोगों से कहीं अलग था। दूसरी ओर ल्यूम के प्रवेश द्वार पर पार्थ की टीम के लोगों ने लगभग 3 मिनट में अर्जुन के लोगों को जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने लगभग तुरंत ही उनकी गतिशीलता छीन ली। क्या यह बहुत शानदार नहीं है? सही कहा, टाइगर कमांडर के लोग सच में बहुत ताकतवर हैं। वे 3 मिनट से भी कम समय में गिरा दिए गए। यह विश्वास करना मुश्किल है, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। सभी लोग जमीन पर बड़े गुंडों को देख रहे थे और दिल में सोच रहे थे, आखिरकार ऐसी स्थिति आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। रिपोर्ट सभी कर्मी संभाल लिए गए। आगे की निर्देश की प्रतीक्षा है। इस समय एक कर्मचारी दौड़ते हुए पार्थ के पास आया और उसे जोर से बताया। पार्थ ने सिर घुमाया और रुद्र की ओर देखा। उसने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा, रुद्र, अब आप क्या करने वाले हैं? उन्हें लाओ। रुद्र ने जमीन पर पड़े जयता और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा। जयता जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में डर था। ठीक है, पार्थ ने बिना किसी शब्द के एक इशारा किया और फिर अपने 2 सहायकों को देखा। दोनों सहायक तुरंत समझ गए और जयता की ओर बढ़े। जब जयता ने उन्हें अपनी ओर आते देखा
तो वह चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जल्दी जाओ। दोनों सहायकों के पास जयता से बकवास करने का समय नहीं था। उन्होंने जल्दी से उसकी बाह पकड़ी और उसे रुद्र के सामने खींच लाए। रुद्र ने अपनी आंखें संकीर्ण की और एक शरारती मुस्कान के साथ जयता को घूरते हुए देखा। रुद्र की मुद्रा देखकर जयता का चेहरा श्वेत हो गया। इस क्षण में वह जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। उसने कैसे सोचा था कि आज की घटना इस हद तक बढ़ जाएगी? रुद्र, तुम जानते हो कि मैं किस तरह का इंसान हूं। अगर तुमने आज मुझे छुआ तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूं कि तुम्हारा भला नहीं होगा। मेरा भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जयता एक खूबसूरत महिला थी। वह जमीन पर बैठी थी। उसकी लंबी और सफेद टांगे आराम से उसके पास रखी हुई थी। वो किसी कक्षनी जैसी दिख रही थी, जिसे अभी अभी शाही स्नेह प्राप्त हुआ हो। उसका चेहरा पीला सा था और उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, जैसे वो किसी राजा की दया पर निर्भर हो। इस क्षण में कोई भी सामान्य आदमी शायद इस दृश्य को देखकर जयता को परेशान न करता। हालांकि रुद्र ने जयता को बिना किसी भाव के देखा और उसे नजरअंदाज किया। इसके बजाय उसने पास में खड़े शौर्यवीर सिंह से धीरे से कहा, शौर्यवीर सिंह, क्या तुम अभी भी वो याद रखते हो जो मैंने तुम्हें पहले कहा था? हाँ, मुझे याद है, शौर्यवीर सिंह ने सिर हिलाकर कहा। फिर वह जल्दी से अर्जुन की ओर बढ़ा। मिस्टर शौर्यवीर, आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने चिल्लाया जैसे ही उसने होश में आकर देखा। ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, बल्कि ये मिस्टर रुद्र का आदेश है, शौर्यवीर सिंह ने शांत स्वर में जवाब दिया। फिर उसने अपनी आदर से एक चाकू निकाला और अर्जुन की तरफ बढ़ा। मिस्टर शौर्यवीर, आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप गड़बड़ी ना करें। आप जानते हैं कि मेरा मुंबई में उतना ही प्रभाव है जितना आपका। अगर आपने मुझे कुछ किया तो मेरे अधीनस्थ आपको छोड़ेंगे नहीं, अर्जुन ने उत्तेजना से कहा। जब अर्जुन ने देखा कि शौर्यवीर सिंह सचमुच उस पर हमला करने जा रहा है, तो वो उत्तेजना से चिल्लाया। शौर्यवीर सिंह ने यह सुना और निराशा से मुस्कुराते हुए कहा, ओ मिस्टर अर्जुन, तुम अभी भी स्थिति को समझ क्यों नहीं पा रहे हो? समझो, जिसने आज तुम्हारे खिलाफ कदम उठाया है वो मैं नहीं हूं, और जिसे तुमने अपमानित किया है वो भी मैं नहीं हूं। तो मुझे धमकाने का क्या फायदा है? अर्जुन हकलाते हुए बोला। इसके अलावा आज टाइगर कमांडर यहां है। क्या तुम सोचते हो कि मुझे तुमसे डर लगता है? शौर्यवीर सिंह ने हल्के स्वर में कहा। जब अर्जुन ने टाइगर कमांडर शब्द सुना तो उसकी समझ खुल गई। वह जल्दी से रुद्र के पास झुका और चिल्लाया, मिस्टर रुद्र, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? अगर आप मुझे आज छोड़ देंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी आपके खिलाफ कोई समस्या नहीं खड़ी करूंगा। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। रुद्र ने अपनी आंखें तंग करते हुए अर्जुन को बिना कुछ कहे देखा। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर पूरी तरह आश्चर्य छाया हुआ था। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आज वास्तव में ऐसी स्थिति आएगी। जब अर्जुन ल्यू में आया था तो सभी को लगता था कि रुद्र अब मर चुका है। आखिरकार उनकी नजर में किसी व्यक्ति जैसे अर्जुन को नाराज करना यमराज को नाराज करने जैसा था। लेकिन किसने सोचा था कि अर्जुन इतनी दीनहीन अवस्था में रुद्र से माफी मांगेगा? मिस्टर रुद्र, मुझे भी किसी और ने आपको परेशान करने का आदेश दिया था। मैंने कभी आपके साथ कोई परेशानी नहीं खड़ी की, तो कृपया आप मुझे माफ कर दें। अर्जुन ने रुद्र से बात करते हुए फिर से माफी मांगते हुए कहा। रुद्र कुछ देर चुप रहा। फिर उसने शौर्यवीर सिंह से चाकू लिया और उसे अर्जुन के सामने फेंकते हुए कहा, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। अर्जुन ने चाकू को देखा और थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। फिर उसने दांत पीसते हुए सिर हिलाया और कहा, ये कहकर
अर्जुन ने चाकू उठाया और अपनी पूरी दृढ़ निश्चय के साथ अपना अंगूठा काट दिया। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे चौंक गए। उनके चेहरे पर भय और अविश्वास था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि अर्जुन अपने ही अंगूठे को काट देगा। ये दृश्य देखकर यहां तक कि रुद्र भी हैरान रह गया। उसे कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई थी जो इतना दृढ़ निश्चय रखता हो। आज से मुझे तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें फिर देखा तो यह सिर्फ अंगूठा काटने जितना आसान नहीं होगा। क्या तुम समझते हो? रुद्र ने अर्जुन से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, समझ गया। अर्जुन ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। रुद्र ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अर्जुन से कहा, मुझे तुम्हारी बंदूक दो। अर्जुन ये सुनकर चौंका। उसने बंदूक निकाली और रुद्र को दे दी। रुद्र ने बंदूक ली, फिर मुड़ा और जैता के पास पहुंचा। जब जैता ने देखा कि रुद्र उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वो खड़ी हो गई और भागने का प्रयास करने लगी। लेकिन पार्थ द्वारा लाए गए अधीनस्थों ने उसे कोई मौका नहीं दिया और सीधे उसे जमीन पर पटक दिया। ठप ठप ठप। रुद्र जैता के पास जाकर उसके सिर के पास बंदूक तान कर खड़ा हो गया। रुद्र, मैं निखिलेश की छोटी बहन हूं और मेरे पिता का नाम भवानी सिंह है। अगर तुम आज मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछतावा करवाऊंगी। जैता पागल जैसी दिखने लगी। वो उसे डराने की कोशिश कर रही थी, असामान्य शेर जैसी दृष्टि से बोल रही थी। ये सुनकर रुद्र ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, खैर, तुमने अभी कहा था कि अब से मैं विरासत का हकदार नहीं रहा और मैं अब कुछ भी नहीं हूं। क्या तुम सोचती हो कि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वो तुम्हारे सिंह परिवार की सजा से डर जाएगा? जैता थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर कांपते स्वर में बोली, रुद्र, अगर तुम मुझे आज छोड़ दोगे तो मैं वादा करती हूं कि हमारा सिंह परिवार अब तुम्हारे खिलाफ कभी कोई समस्या नहीं खड़ी करेगा। तुम फिर से एक सामान्य इंसान बन सकते हो। फिर से एक सामान्य इंसान बनना। रुद्र हंसा, फिर दांत पीसते हुए चिल्लाया, भले ही तुम्हारा सिंह परिवार मुझे ये मौका दे। क्या मैंने जिन लोगों को अपमानित किया, क्या वे मुझे ये मौका देंगे? क्या अर्जुन मुझे ये मौका देगा? क्या मेरे दुश्मन मुझे मौका देंगे? क्या तुम सोचती हो कि मैं फिर रुद्र बनकर लौट जाऊंगा? तुमने मेरे लिए सब कुछ खत्म कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जैसे ही जैता ने यह कहा, उसने अपने सुंदर पैरों को उठाया और अत्यधिक आकर्षक अंदाज में रुद्र से कहा, रुद्र, अगर तुम मुझे आज छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। मैं तुम्हारे साथ होटल जा सकती हूं। मुझे पता है कि तुम अब मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं अपने शरीर से तुम्हारा दिल जीत सकती हूं। वह जानती थी कि अब रुद्र को धमकाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह उसे माफी मांगने के लिए दूसरी तरकीबों का उपयोग कर रही थी। जैता शुरू से ही आकर्षक और दिलकश थी। आज उसने एक नीची गर्दन वाला स्पैग स्टैप शॉर्ट स्कर्ट पहना था। वो लंबी और सेक्सी थी। उसके शॉर्ट स्कर्ट के नीचे उसकी सुंदर टांगे नजर आ रही थी। उसने एक जोड़ी हाई हील सैंडल भी पहनी थी। उसकी छाती ऐसा लग रहा था कि वह अपनी शर्ट के ऊपर से बाहर निकलने वाली है। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, फिर भी वो बहुत सेक्सी और आकर्षक दिख रही थी। वह प्रिया और आर्या जैसी सुंदर महिलाओं से कम नहीं थी। इसके अलावा जैता शायद प्रिया से कुछ बड़ी थी, जिससे वह और भी परिपक्व और आकर्षक दिख रही थी। अगर जैता किसी पुरुष की बाहों में खुद को समर्पित करती तो कोई भी सामान्य पुरुष शायद उसे नकार नहीं पाता। इसलिए जब जैता ने कहा कि वह अपने शरीर से मुआवजा देगी तो उसने रुद्र को घमंड से देखा, लेकिन अफसोस, रुद्र का चेहरा शांत ही रहा। यह इसलिए था क्योंकि रुद्र जैता के शब्दों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसने अपनी बंदूक की नली को जैता के सिर के और करीब कर लिया, जैसे वो कभी भी ट्रिगर दबा सकता था। रुद्र नहीं था। जब जैता ने रुद्र की आंखों में हत्या का इरादा देखा तो उसने जल्दी से रुद्र से सिर हिलाया।
हालांकि रुद्र ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय उसके मन में सिर्फ एक विचार था, और वह था जयता को मार डालना। लेकिन जैसे ही रुद्र ट्रिगर दबाने वाला था, प्रिया अचानक आगे बढ़ी और चिल्लाई। रुद्र ने प्रिया की आवाज सुनी और वह चौंका। फिर उसने मुड़कर प्रिया को शांत भाव से देखा। रुद्र, रुक जाओ। अगर तुम अब जयता को मार दोगे तो शायद तुम वापस न लौट सको, प्रिया ने आगे आकर कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और किस प्रकार की विरासत प्राप्त करना चाहते हो। अगर तुम इतनी सारी लोगों के सामने गोली चलाते हो तो भले ही तुम्हारे पास टाइगर कमांडर तुम्हारी रक्षा कर रहा हो, तुम कानून की सजा से नहीं बच पाओगे। सही कहा रुद्र, अगर तुम उसे मारोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें इसे ध्यान से सोचना चाहिए, माया भी संकोच में चिल्लाई। हालांकि दोनों को आज क्या हो रहा था ये अभी भी समझ में नहीं आया था। वे जानते थे कि अगर रुद्र ने जयता को मारा तो इसके परिणाम अत्यधिक भयानक हो सकते थे। इस बीच रुद्र ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी झिझक थी। इतने सारे लोगों के सामने कोई भी इसे समझाने में सफल नहीं हो सकता था, सिवाय प्रिया के। लेकिन इस समय प्रिया को खुद आगे आना पड़ा। रुद्र, मैं तुम्हें सुझाव दूंगी कि तुम इस पर ध्यान से सोचो, प्रिया ने कहा। अगर तुमने मुझे अब नुकसान पहुंचाया तो सिंह परिवार तुम्हारे खिलाफ जान की लड़ाई लड़ेगा। अगर तुम सिंह परिवार की बदले की चिंता नहीं करते तो क्या तुम अपने मंगेतर और परिवार के बारे में नहीं सोचते? क्या तुमसे जयता बहुत चतुर थी। जब उसने देखा कि रुद्र हिचकिचा रहा है तो उसने जल्दी से रुद्र से कहा, और ये प्रभाव दिखने लगा। रुद्र फिर से चौंका और थोड़ा शांत हुआ। जयता ने उसे और समझाने की कोशिश की। रुद्र, जैसे ही तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें ये गारंटी देती हूं कि चाहे तुम विरासत में से किसी भी योग्यताओं से वंचित हो जाओ, सिंह परिवार तुम्हें या तुम्हारी मंगेतर को कोई परेशानी नहीं देगा। लेकिन अगर तुम अभी भी नहीं समझते तो मैं ये गारंटी देती हूं कि तुम्हारे आसपास सभी लोग खत्म हो जाएंगे। जब रुद्र ने जयता के शब्द सुने तो वह एक कदम और बढ़ा और जयता से शांतिपूर्ण तरीके से पूछा, क्या तुम मुझे अब धमकी दे रही हो? रुद्र, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूं, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रही हूं। तुम जानते हो कि मैं आज यहां क्यों हूं। मैं चाहती हूं कि तुम विरासत का अधिकार खो दो। एक बार जब तुम विरासत का अधिकार खो दोगे तो तुम सिंह परिवार के लिए कोई खतरा नहीं रहोगे। स्वाभाविक रूप से सिंह परिवार तुमसे परेशान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मुझे मारोगे तो मामला बहुत अलग हो जाएगा और इसके साथ ही कई अनजाने लोग भी प्रभावित होंगे। क्या तुम समझ रहे हो? जयता ने अपनी आंखें फैलाकर घबराई हुई कहा। रुद्र, मैं तुमसे विनती करती हूं, रुक जाओ। प्रिया ने भी रुद्र को सलाह दी। हालांकि प्रिया अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थी। वह चिंतित थी कि अगर रुद्र ने जयता को मारा तो ये उसे गंभीर समस्या में डाल सकता है। रुद्र स्थिर खड़ा रहा और गहरी सांस ली। फिर उसने पार्थ को धीमे स्वर में देखा और कहा, मिस्टर पार्थ, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? बोलो। अगर ये मेरी क्षमता में है तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। पार्थ ने निष्प्रभाव रूप से उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम इस महिला को ले जाओ और उसे एक होटल में ठहराओ। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा, रुद्र ने हल्के से कहा। रुद्र जानता था कि जो कुछ भी जयता ने अभी कहा था वो कोई मजाक नहीं था। अगर वह अभी उसे हमला करता तो सिंह परिवार भी खतरनाक प्रतिशोध कर सकता था। हालांकि अगर रुद्र ने जयता को ऐसे ही जाने दिया तो वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि जयता और सिंह परिवार उसे और मेहरा फैमिली को सच में छोड़ देंगे या नहीं। इसके अलावा कल रुद्र के पास निहाल और शौर्यवीर सिंह की मदद नहीं होगी। रुद्र सिंह परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपने लिए एक रास्ता सुरक्षित रखना था। वह महसूस कर रहा था कि जब तक वह जयता को नियंत्रित करता है, सिंह परिवार के पास उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी। जब पार्थ ने रुद्र का आदेश सुना
तो उसने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाए और रुद्र के पास जाकर फुसफुसाया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस महिला को ले जाने में, लेकिन मैं इसे ज्यादा समय तक बंद नहीं रख सकता। आधे महीने तक ही ठीक रहेगा। अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो मैं इसे अभी ले जा सकता हूं। ठीक है, धन्यवाद। रुद्र ने बहुत गंभीरता से पार्थ का धन्यवाद किया। मैं तो किसी और की मदद कर रहा हूं। तुम्हें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। पार्थ ने रुद्र को हल्के से मुस्कुराते हुए देखा। फिर उसने अपने अधीनस्थों को जयता को हेलीकॉप्टर में ले जाने का निर्देश दिया। जयता इस नतीजे से काफी संतुष्ट थी। आखिरकार जब तक वो रुद्र के हाथों नहीं मरेगी तब तक कुछ उम्मीद बची हुई थी। रुद्र ने पार्थ को देखा और धीरे से पूछा, मिस्टर पार्थ, आज आपने मेरी मदद क्यों की? रुद्र इस बारे में जिज्ञासु था। आखिरकार पार्थ निहाल और शौर्यवीर सिंह के लिए काम नहीं कर रहा था और रुद्र खुद एक गरीब छात्र था। तो फिर पार्थ, जो कि टाइगर कमांडर था, उसे मदद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों आया? रुद्र ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन था जिसकी इतनी शक्ति और प्रभाव था कि वह टाइगर कमांडर को भी आदेश दे सकता था। पार्थ ने रुद्र का सवाल सुनकर हंसी नहीं रोक पाई। फिर उसने रुद्र से पूछा, तुम सच में जानना चाहते हो, है ना? हाँ, रुद्र ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं अभी तुम्हें यह नहीं बता सकता कि मुझे यहां किसने भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हें खुद ही बताएगा, पार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर रुद्र को कोई समय दिए बिना वह सीधे हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गया। जयता पहले ही हेलीकॉप्टर में ले जाई जा चुकी थी और अर्जुन पहले ही वहां से भाग चुका था। इस समय केवल वे गुंडे थे जो जमीन पर पड़े हुए थे और ल्यूम के प्रवेश द्वार पर दर्द से चिल्ला रहे थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी उनकी परवाह नहीं कर रहा था। कुछ मिनट बाद पार्थ हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। एक गरज के साथ हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उठकर सबकी नजरों से ओझल हो गया। सभी की आंखें चौड़ी हो गई। जब उन्होंने आसमान की ओर देखा, उनके चेहरे पर हैरानी और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार ऐसा शानदार तरीके से यात्रा करना कौन नहीं चाहेगा? हालांकि वे ये भी जानते थे कि उनके और पार्थ और रुद्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। शायद वे इस जीवन में कभी ऐसा जीवन नहीं जी पाएंगे। जब हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया तो आज का ड्रामा खत्म हो गया। सभी की आंखों में रुद्र शायद अंतिम विजेता था। आखिरकार वो बहुत सारे लोगों के सामने चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन असल में उन्हें यह नहीं पता था कि रुद्र वही था जो हार चुका था। रुद्र ने जो कुछ खोया था वो उन लोगों के लिए कल्पना से परे था। इस समय मिस्टर रुद्र निहाल रुद्र के पास आया और बिना भावनाओं के उसके नाम से पुकारा। मिस्टर रुद्र इस समय निहाल रुद्र के पास आया और बिना भावनाओं के उसके नाम से पुकारा। रुद्र ने मुड़कर निहाल को देखा और धीरे से कहा, मैंने पहले ही अधिकार खो दिया है। अब तुम मुझे मिस्टर रुद्र नहीं कह सकते। तुम्हारे पास वारिस बनने का हक है या नहीं, ये मेरे ऊपर नहीं है। पुराने चेयरमैन के पास एक बहुत पेशेवर वकीलों की टीम थी। अगर इन वकीलों ने कह दिया कि मिस्टर रुद्र ने वारिस बनने का हक खो दिया है तो तुम नहीं बन सकते। हालांकि वकीलों की टीम का नोटिस जारी होने से पहले तुम अभी भी पुराने चेयरमैन के एकमात्र वारिस हो। निहाल ने रुद्र से गंभीरता से कहा। रुद्र को निहाल के शब्द सुनकर थोड़ी चौंक महसूस हुई। फिर उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है कि जब तक वकील ये नहीं कहते कि मैं वारिस बनने के योग्य नहीं हूं तब तक मुझे वो हक मिला है ना? हाँ, यही वसीयत में कहा गया है। इसके अलावा पुराने चेयरमैन की कानूनी टीम में 10 लोग हैं। इस तरह हम उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकते हैं। निहाल ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार मेरी पहचान पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। अब बस ये समय की बात है जब वे वकील सब कुछ जान लेंगे। रुद्र ने हालांकि इससे कुछ नहीं बदलेगा। जब तक कानूनी टीम का आधिकारिक नोटिस नहीं आता, तुम अभी भी पुराने चेयरमैन के वारिस हो।
अगर तुम्हारे पास कोई आदेश हो मिस्टर रुद्र, तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। निहाल ने बहुत आदर से कहा, मैं पहले ही बहुत आभारी हूं कि तुम और शौर्यवीर सिंह आज मेरी मदद के लिए आए। अब समय हो चुका है, तुम दोनों को जल्द ही वापस जाना चाहिए, रुद्र ने हल्के से कहा। शौर्यवीर सिंह और निहाल एक साथ सिर हिलाते हुए फिर मुड़े और पार्किंग लॉट की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर बाद शौर्यवीर सिंह और निहाल कार में बैठकर वहां से चले गए और सबकी नजरों से ओझल हो गए। लंग के प्रवेश द्वार पर खड़े तमाम लोग शौर्यवीर सिंह और निहाल को जाते हुए देखकर धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए। आखिरकार मुंबई के ये दोनों बड़े लोग जा चुके थे और अब यहां रुकने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वे सब चले गए। हालांकि ये लोग जा चुके थे, जो आज हुआ था वो जल्दी ही देवनगर में फैल जाएगा। जब रुद्र ने देखा कि अब सभी लोग जा चुके हैं, वो प्रिया के पास गया और उसे कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन प्रिया पहले ही बोल पड़ी, रुद्र मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रुद्र ने यह सुना तो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है। वो जानता था कि कुछ चीजें उन्हें न चाहते हुए भी सामना करना पड़ेगा। अगर रुद्र इन चीजों को छुपाता रहता तो कोई फायदा नहीं था। आखिरकार प्रिया मूर्ख नहीं थी, वह अब तक रुद्र द्वारा कहे गए बातों पर विश्वास नहीं कर सकती थी। प्रिया मुड़ी और ल्यू में प्रवेश करने लगी और रुद्र उसके पीछे पीछे चला। पृथ्वीराज, यशवर्धन और बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि मामला क्या था और रुद्र कौन था। हालांकि उन्होंने प्रिया का पीछा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि प्रिया को रुद्र से निजी तौर पर कुछ बात करनी है, इसलिए वे समझदारी से वहां नहीं गए। दूसरी ओर जब प्रिया और रुद्र ल्यू में दाखिल हुए, वे सीधे एक प्राइवेट रूम में गए। रुद्र ने धीरे से प्राइवेट रूम का दरवाजा बंद किया और प्रिया को देखा। वह सोचने लगा कि उसे प्रिया को यह सब कैसे समझाना चाहिए। रुद्र, तुम हो कौन? हालांकि रुद्र बोलने से पहले प्रिया ने पहले पूछा। मैं बस एक काम इंसान हूं, रुद्र ने जवाब दिया। रुद्र, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलने का इरादा रखते हो? क्या तुम सोचते हो कि अब जो कहोगे मैं उस पर विश्वास करूंगी? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? प्रिया की आंखें चौड़ी हो गई और उसने रुद्र से चिल्लाते हुए कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला और मैं तुम्हें मूर्ख नहीं समझता। मैं सच में बस एक काम इंसान हूं। रुद्र ने मजबूरी से समझाने की कोशिश की। अगर तुम सच में बस एक काम इंसान होते तो निहाल और शौर्यवीर सिंह तुम्हें मिस्टर रुद्र क्यों कहते और क्यों पार्थ हेलीकॉप्टर लेकर तुम्हारी मदद करने आया? एक आम इंसान के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? प्रिया ने जोर से सवाल किया। चाहे तुम विश्वास करो या नहीं, मैं सच में बस एक आम इंसान हूं। जो कुछ भी आज हुआ वो एक घटना के कारण हुआ है, रुद्र ने मजबूरी से जवाब दिया। क्या हुआ? प्रिया ने सवाल किया। आधा साल पहले मैं एक गरीब छात्र था, लेकिन एक दिन निहाल ने अचानक मुझे ढूंढ लिया और बताया कि उसके पास मेरे लिए एक बड़ी विरासत है। मैं शुरुआत में तो इसे सिर्फ एक धोखा समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सच था, रुद्र ने प्रिया से धीरे से कहा। प्रिया को यह सुनकर बहुत झटका लगा। उसने भी जयता और बाकी लोगों को रुद्र की विरासत के बारे में बातें करते सुना था, इसलिए अब उसे विश्वास हो गया कि रुद्र शायद झूठ नहीं बोल रहा था। फिर क्या हुआ? आगे बताओ, प्रिया ने गंभीरता से कहा। ल्यू के एक प्राइवेट कमरे में रुद्र ने प्रिया को देखा और तय किया कि वो उसे उस समय के घटनाक्रम के बारे में सब कुछ बताएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिया भी इस सब में सहभागी है, इसलिए उसे जानने का अधिकार है, उसने सोचा। मैं पहले सोचता था कि निहाल मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैं निहाल के ऑफिस गया तो मुझे समझ में आया कि सब कुछ सच था। रुद्र ने कुछ पल रुका और फिर कहा, इसके अलावा जो विरासत मैं प्राप्त करने वाला हूं वो आसमान छूने वाली कीमत पर है।
इसका मूल्य सामान्य लोगों की कल्पना से कहीं अधिक है। हालांकि निहाल ने मुझे बताया कि अगर मुझे ये विरासत चाहिए तो मुझे एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या शर्त है? मुझे तुमसे शादी करनी होगी? प्रिया ने जल्दी से पूछा। हाँ, रुद्र ने जवाब दिया। ये सुनकर प्रिया हैरान रह गई। कुछ समय बाद वो आखिरकार समझी और पूछा, तुम कहना चाहते हो कि अगर तुम्हें विरासत चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, है ना? रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अधीर होकर मुस्कुराया और कहा, जब मैंने ये शर्त सुनी तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता कि विरासत प्राप्त करने और तुमसे शादी करने का क्या संबंध है, लेकिन यही अनुबंध में लिखा है और तुम्हें मुझसे शादी के लिए मेरी इच्छा से राजी होना होगा। तो तुम मेरी मंगेतर बनने के लिए निहाल द्वारा मेरे पास सिनोड की गई थी। प्रिया ने रुद्र को देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह हैरानी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सगाई रुद्र से निहाल द्वारा योजनाबद्ध थी, और वही व्यक्ति जिसने प्रिया के पिता की कंपनी को संकट से बाहर निकाला था, वो भी निहाल ही था। अगर मुझे ये विरासत प्राप्त करनी है तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी, रुद्र ने आगे कहा। हालांकि इसके अलावा एक और शर्त है। चाहे जैसी भी स्थिति हो, जब तक हम शादी नहीं करते, मैं तुम्हारे सामने अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। एक बार जब तुम मेरी असली पहचान जानोगी तो मैं विरासत पाने का हक खो दूंगा। रुद्र ने प्रिया को देखा और आगे कहा। यह सुनकर प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती ऊपर नीचे हुई। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी रुद्र से सगाई इस वजह से थी। यह कोई संयोग नहीं था कि रुद्र उसका मंगेतर बना था। किसी ने यह सब योजनाबद्ध किया था, और प्रिया को इस बारे में कोई हैरानी नहीं कि जब मैंने न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट के मैनेजर से तुम्हारा सामना किया था तो वो तुम्हारे साथ इतना आदर से पेश आया। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी पूर्व प्रेमिका अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डालकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गई। कोई हैरानी नहीं कि निहाल मेरी कंपनी में निवेश करने को तैयार था। कोई हैरानी नहीं कि इमॉर्टल लेक मैनर के जनरल मैनेजर कामिश तुम्हारा इतना सम्मान करता है और कहता है कि असली खून नकली है। कोई हैरानी नहीं कि मेरे दादा की जन्मदिन पार्टी में इतने सारे कंपनी के सीईओ तुम्हें मिलने आए थे। प्रिया ने गुस्से में रुद्र पर चिल्लाया। अंत में उसकी आवाज धीरे धीरे घबराहट में बदल गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो कितनी मूर्ख थी जो रुद्र के झांसे में इतनी देर तक रही। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया टूटने वाली हो। प्रिया को जब रुद्र ने देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वो समझाने की कोशिश करने लगा, तो इसका मतलब यह था कि उन्होंने ये सब किया क्योंकि वे उसकी असली पहचान पहले ही जान चुके थे और उसकी मंगेतर के तौर पर वह कुछ नहीं जानती थी। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ एक सामान्य छात्र हो। ओह रुद्र, तुम सच में अभिनय में माहिर हो, प्रिया ने दांत पीसते हुए ठंडी आवाज में चिल्लाया। मैंने जानबूझकर तुमसे ये नहीं छिपाया, लेकिन विरासत अनुबंध में ये एक नियम है, रुद्र ने निराश होकर जवाब दिया। दूसरे शब्दों में, तुमने मुझे धोखा देने का चुनाव किया ताकि तुम ये विरासत हासिल कर सको, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक उपकरण थी, है ना? प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। शुरुआत में हम दोनों के बीच कोई भावना नहीं थी। मुझे भी ये पता था कि तुम जैसे लोग मुझे कभी पसंद नहीं करोगे। इसके अलावा तुमने सिर्फ मुझे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि तुम अपने पिता की कंपनी की मदद करना चाहते थे। हम सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा समय तक एक दूसरे के साथ रहे, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूं और मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूं, रुद्र ने ईमानदारी से समझाया। प्रिया ने यह सुनकर व्यंग्य से हंसी उड़ी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझसे प्यार करने लगे? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम मुझे विरासत प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? अगर वो विरासत नहीं होती तो क्या तुम मुझसे इस तरह से पेश आते? रुद्र ने प्रिया को देखा और जम गया।
उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। आखिरकार उसने सचमुच प्रिया से उस तरीके से संपर्क किया था। रुद्र प्रिया के पास इतना नजदीक नहीं आता अगर वो उस विरासत को प्राप्त करने की इच्छा न करता। सीधे शब्दों में कहो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते या मुझसे प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि तुम वो विरासत पा सको। प्रिया ने रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र हिचकिचाया, फिर निराश होकर हंसी उड़ा दी और कहा, जो तुम सोचो वो सोचो। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है और मैं जल्द ही एक गरीब आदमी बन जाऊंगा। तुम मेहरा फैमिली की बड़ी बेटी हो। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, है ना? इसलिए ये सब बातें बेकार है। जब प्रिया ने रुद्र के शब्द सुने तो वो बिना सोचे समझे खड़ी हुई और उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसने रुद्र को घूरते हुए चिल्लाया, रुद्र, कुछ इंसानियत रखो और सोचो। कब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे के लिए हूं? कब मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? प्रिया द्वारा थप्पड़ खाने के बाद रुद्र पूरी तरह से चौंक गया। उसने प्रिया को निष्प्रभावित दृष्टि से देखा। रुद्र, अगर तुम मुझे ये बातें नहीं बताते तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम एक सुपर चीयर हो? मैं हमेशा समझती थी कि तुम एक गरीब छात्र हो। तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि तुम्हारे पास पैसे हैं। प्रिया ने रुद्र पर चिल्लाया, अगर तुम नहीं सोचती तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? रुद्र ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। प्रिया ने जब रुद्र के शब्द सुने तो वह थोड़ी चौंकी। फिर उसने धीरे से कहा, शायद पैसे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए तो ये एक मामूली बात है। अगर तुम मुझे पहले ये बातें बताते तो मैं शायद तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने मुझे इतने लंबे समय तक झूठ बोला। मुझे माफी चाहिए। इस समय रुद्र नहीं जानता था कि प्रिया से क्या कहे। वो बस अपना सिर झुकाकर माफी मांगता है। क्या तुम समझते हो कि अब मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा है? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? प्रिया ने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, मैं कभी नहीं सोचा कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी। जयता और बाकी लोग आज यहां मेरी पहचान उजागर करने के लिए आए थे। जैसे ही मेरी पहचान सामने आएगी मैं सब कुछ खो दूंगा, चाहे वो विरासत हो या तुम। ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रुद्र ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। रुद्र, तुमने ऐसा क्यों किया? भले ही तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं ये नहीं सह सकती कि तुमने मुझे विरासत के लिए झूठ बोला। प्रिया ने गुस्से में जवाब दिया और फिर उठते हुए कहा, रुद्र, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, और तुमने मुझे इतने लंबे समय तक झूठ बोला। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जब रुद्र ने यह सुना तो उसने प्रिया की तरफ देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन प्रिया ने रुद्र को बोलने का मौका नहीं दिया। वो मुड़ी और प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। रुद्र बैठा रहा और प्रिया को जाते हुए देखा। वो कुछ देर हिचकिचाया और फिर उसे पीछे नहीं किया। ये इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि भले ही वो प्रिया के पीछे जाए, वो उसे माफ नहीं करेगी। इसके अलावा रुद्र के पास अब प्रिया को रखने का अधिकार नहीं था। वो नहीं चाहता था कि प्रिया उसके साथ आकर कठिन जीवन बिताए। आखिरकार जैसे ही पूर्व अध्यक्ष की कानूनी टीम को पता चलेगा कि रुद्र की पहचान उजागर हो गई है, रुद्र अब जो कुछ भी था वो सब खो देगा। प्रिया के रूम से बाहर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि रुद्र ने उसका पीछा नहीं किया। उसकी आंखों में थोड़ी सी निराशा आई। फिर वह पार्किंग लॉट की ओर बढ़ी और गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकल गई। आधा घंटा बाद प्रिया मेहरा फैमिली के घर वापस आ गई। जब सभी ने देखा कि प्रिया वापस आई तो वे सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। प्रिया, तुम अकेले क्यों वापस आई? रुद्र कहाँ है? हाँ प्रिया, रुद्र कहाँ गया? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मेहरा फैमिली का रुद्र के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। पहले वे ये सोचते थे कि रुद्र एक रिच हियर है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि रुद्र का बैकग्राउंड इतना शक्तिशाली था।
यहां तक कि टाइगर कमांडर भी उसके लिए आया था। इसलिए अब उनका रुद्र के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग था। वे सभी रुद्र के वापस आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उनके साथ मेलजोल कर सके। रुद्र मेरे साथ वापस नहीं आया। तुम्हें उसे खुश करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। प्रिया अब इन लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। ये कहकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही प्रिया तुरंत बिस्तर पर लेट गई और रोने लगी। उसे लगता था कि इस दौरान वो बहुत मूर्ख बनी थी। उसने पूरी तरह से रुद्र के लिए अपना दिल खोल दिया था, लेकिन रुद्र ने उसे बार बार झूठ बोला। वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। नोक नोक नोक। इस समय दरवाजे पर जल्दी जल्दी खटखटाने की आवाज आई। कौन है? प्रिया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए धीमे से पूछा। प्रिया, मैं हूं। क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी? कणिका ने कमरे के बाहर से जवाब दिया। प्रिया ने सुना कि ये कणिका थी तो वो थोड़ी देर हिचकी, फिर उसने उठकर दरवाजा खोला। प्रिया, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? कणिका ने देखा कि प्रिया की आंखें लाल थी तो वो कंफ्यूज होकर पूछी। मैं ठीक हूं। प्रिया ने, ठीक है, मुझे तुम्हें मजबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। आज रुद्र ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम इतनी क्यों रो रही हो? कणिका बिस्तर पर बैठते हुए नरम आवाज में प्रिया से पूछी। प्रिया को भी यह चाहती थी कि वह किसी से बात करे, इसलिए थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद प्रिया ने कणिका को बताया कि रुद्र ने उसे क्या कहा। इसी बीच पांडे, ल्यूम का मैनेजर, प्रिया को जाते हुए देखता है और जल्दी से प्राइवेट रूम के दरवाजे तक भागता है। हालांकि वो बहुत देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, लेकिन रुद्र बाहर नहीं आया। इसलिए थोड़ी देर बाद उसने अंदर जाकर देखा और पाया कि रुद्र अभी भी अकेला बैठा था। मिस्टर रुद्र, मिस मेहरा पहले ही जा चुकी है, पांडे ने रुद्र से आदर से कहा। पांडे एक सामान्य रेस्टोरेंट मैनेजर था। उसे ये नहीं पता था कि रुद्र के साथ क्या हो रहा था, इसलिए उसने उनसे बातचीत करते वक्त पूरा सम्मान दिखाया। मुझे पता है, रुद्र ने धीमे स्वर में जवाब दिया। मिस्टर रुद्र, हमारा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। क्या आप यहां कुछ और वक्त बिताना चाहेंगे या होटल वापस जाना चाहेंगे? अगर आपको होटल जाना हो तो मैं आपको अभी भेज सकता हूं। पांडे ने देखा कि रुद्र जाने का कोई इरादा नहीं रखता था, तो वो जल्दी से बोला। रुद्र ने पांडे के शब्दों पर ध्यान दिया और उसका चेहरा हल्का सा चमक उठा। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुमने यहां गाड़ी लाई थी? हाँ, आप कहां जाना चाहेंगे मिस्टर रुद्र? पांडे ने जल्दी से पूछा। मुझे मुंबई भेज दो, रुद्र ने हल्की सांस लेते हुए कहा। वो महसूस कर रहा था कि यहां रहना बेकार है, उसे जल्दी वापस जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। पांडे जल्दी से सिर हिलाकर वापस मुड़ा और होटल के पार्किंग लॉट की ओर चलने लगा। 10 मिनट बाद रुद्र एक काले आवडी अकॉर्ड में बैठकर मेहरा स्टेट की सड़कों से गायब हो गया। परिचित दृश्य को देखकर रुद्र का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। उसने पहले सोचा था कि मेहरा स्टेट आने से उसकी और प्रिया के रिश्ते में सुधार होगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि परिणाम ऐसा होगा। हालांकि रुद्र के पास अभी भी जयता थी। वह महिला बस उसके लिए एक शर्त थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। रुद्र उलझन में था। वो नहीं जानता था कि उसे अपनी अगली राह कैसे तय करनी चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी से वो फिर से एक गरीब लड़का बन चुका था। कितने लोग इस एहसास को समझ सकते थे? मध्य रात्रि के समय पांडे ने रुद्र को मुंबई वापस ड्राइव किया। हालांकि रुद्र मुंबई लौटने के बाद अपने किराए के अपार्टमेंट में नहीं गया। इसके बजाय वो उस विला में गया जो उसने एवर ग्रैंड रियल एस्टेट से खरीदी थी। विला मुंबई के केंद्र में स्थित था। यहां का दृश्य बहुत अच्छा था। न केवल यहां एक बगीचा और स्विमिंग पूल था, बल्कि यहां तरह तरह की मनोरंजन सुविधाएं भी थी।
हालांकि रुद्र ने इस विला को खरीदा था, लेकिन उसने कभी यहां नहीं रहा। ज्यादातर समय वह अपने किराए के उस छोटे से स्थान में रहता था, जो 10 वर्ग मीटर से भी कम था। रुद्र जानता था कि वह शायद जल्दी ही सब कुछ खो देगा, इसलिए उसने तय किया कि वह इस विला का मालिक रहते हुए उसका आनंद लेगा। विला में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने ध्यान से विला के अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण किया। विलासिता से भरी हुई हॉल में रोमांटिक और गंभीर वातावरण था। जटिल लाइट से रोशनी की किरणें निकल रही थी और पूरी विला अत्यंत भव्य दिखाई दे रही थी। कभी ये चीजें रुद्र से इतनी दूर थी, लेकिन अब ये इतनी करीब थी। रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ एक सपना हो, जो वास्तविक नहीं लगता। विला में घूमने के बाद रुद्र बेडरूम में वापस गया और लगभग 2 मीटर लंबे बड़े बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही रुद्र लेटा, ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर रजाई में समा गया। यह बहुत आरामदायक था। रुद्र ने भी किसी वक्त अपनी आंखें बंद कर दी और वह सपनों की दुनिया में खो गया। मेहरा स्टेट में मेहरा परिवार के घर के अंदर प्रिया ने कणिका को रुद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। जब कणिका ने सच्चाई जानी तो वो पूरी तरह से हैरान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है। रुद्र ने अचानक एक बड़ी संपत्ति विरासत में प्राप्त की, लेकिन उस संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने की शर्त थी कि प्रिया को रुद्र के साथ सच्चे दिल से रहना होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक तुम सच में रुद्र से प्यार नहीं करोगी, रुद्र अपनी पहचान का खुलासा नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो वह विरासत का हकदार नहीं रहेगा। कणिका ने प्रिया की कहानी को संक्षेप में बताया। प्रिया ने सिर हिलाया और जो लोग आज आए थे वे रुद्र के प्रतिद्वंद्वी थे। रुद्र को विरासत का हक खोने के लिए उन्होंने जानबूझकर उसे उकसाया। उनका लक्ष्य था रुद्र को उकसाकर उसकी पहचान तुम्हारे सामने उजागर करना। कणिका ने प्रिया की ओर देखा और जारी रखा। हां, प्रिया ने फिर से सिर हिलाया। तो अब तुम क्यों रो रही हो? कणिका ने थोड़ी चिंता के साथ प्रिया से पूछा। मैं रो रही हूं क्योंकि रुद्र ने मुझे पहले ये बातें नहीं बताई। उसने मुझे झूठ बोला। प्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर रुद्र ने तुम्हें ये सब बताया होता तो वो विरासत का हक खो बैठता? कोई भी ऐसा नहीं करेगा। वे इसे छुपाना ही पसंद करेंगे। कणिका ने शांतिपूर्वक सलाह दी। प्रिया ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, बस कणिका को देखा। तो अब तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि रुद्र की आंखों में तुम्हारी अहमियत उस विरासत से कम है ना? प्रिया, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि तुम रुद्र से प्यार करने लगी हो? कणिका ने प्रिया को आश्चर्य से देखा। कणिका के शब्द सुनकर प्रिया एकदम शर्मिंदा हो गई। उसने जल्दी से कहा, मैं कैसे रुद्र से प्यार कर सकती हूं? उसने मुझे इतने समय तक झूठ बोला। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। प्रिया, मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन अगर तुम सोचती हो कि रुद्र की आंखों में तुम उस विरासत से कम अहम हो, तो तुम गलत हो सकती हो। तुम शायद रुद्र को गलत समझ रही हो। कणिका ने धीरे से कहा। मैंने उसे कैसे गलत समझा? क्या उसने मेरे साथ इसलिए दोस्ती की थी ताकि वह अपनी विरासत हासिल कर सके? क्या उसने मुझे अपनी विरासत का एक साधन नहीं समझा? प्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। अगर तुम सिर्फ मिले थे और कहा था कि रुद्र ने तुम्हें विरासत का साधन माना, तो मैं जरूर तुम्हारे साथ सहमत होती, क्योंकि तब तुम्हारे बीच कोई भावनाएं नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारी अहमियत उस विरासत से कहीं ज्यादा है। रुद्र के दिल में, कणिका ने शांति से कहा। प्रिया ने यह सुना और हैरान हो गई। फिर उसने भय चढ़ाते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम अब भी याद करती हो कि जयता ने रुद्र से चुनाव करने को कहा था? कणिका ने पूछा। मुझे लगता है। प्रिया ने सिर हिलाया। चुनाव था कि रुद्र को तुम्हारे और विरासत के बीच एक चुनाव करना था। अगर तुम वही कहो जो तुमने अभी मुझे कहा, तो अगर रुद्र ने आज अपनी पहचान तुम्हारे सामने ना उजागर की होती और निहाल और बाकी लोगों को ना बुलाया होता, तो जयता ने तुम्हारे खिलाफ कदम उठाया होता।
लेकिन अगर रुद्र ने उन लोगों को बुलाया होता तो वो विरासत का हक खो देता। प्रिया ने यह सुनकर कुछ समझने की कोशिश की और उसने आंखें झपकाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। आखिरकार रुद्र ने तुम्हें चुना और विरासत को छोड़ दिया। यही कारण है कि मुझे लगता है कि तुम रुद्र के दिल में उस विरासत से कहीं ज्यादा अहम हो। यह बहुत साधारण बात है, बस तुम इतनी ज्यादा उसमें उलझी हो कि ये चीजें नहीं देख पाई। कणिका मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र ने अपनी दिल की चाहत के लिए इतनी बड़ी विरासत छोड़ दी। ये दिखाता है कि तुम उसके दिल में कितनी महत्वपूर्ण हो। लेकिन फिर भी उसने मुझे झूठ बोला। प्रिया ने जल्दी से कहा, मैं मानती हूं कि रुद्र ने मुझे झूठ बोला, लेकिन अगर तुम कहोगी कि रुद्र तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें सही से विचार करना चाहिए कि क्या तुम उसे माफ करना चाहोगी। आखिरकार उसके पास अब कुछ नहीं है। अगर तुम उसे छोड़ देती हो तो वो वाकई में बहुत दुखी होगा। कणिका ने प्रिया से कहा। प्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर उसने माथे पर बल डालते हुए कहा, फिर भी मैं रुद्र को आसानी से माफ नहीं करूंगी। उसे मुझे इतने समय तक झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कणिका मुस्कुराई। वह जानती थी कि प्रिया अब सब कुछ समझ चुकी है और अब पहले जितना रुद्र से नफरत नहीं करती। क्या तुम रुद्र को माफ करती हो या नहीं, ये तुम्हारा अपना फैसला है। मैं बस तुम्हें सब कुछ स्पष्ट समझा रही हूं। तुम्हारे निर्णय का अधिकार अभी भी तुम्हारे पास है, कणिका ने धीरे से कहा। और फिर बोली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पहले कुछ और समझना चाहिए। क्या है वो? प्रिया कुछ पल के लिए चौंकी, फिर जल्दी से पूछा, रुद्र की विरासत का तुमसे क्या लेना देना है? रुद्र को अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्यों शादी करनी है? क्या तुम नहीं सोचती कि इसमें कुछ गड़बड़ है? कणिका ने हल्के स्वर में पूछा। जब प्रिया ने यह सुना तो उसकी आंखों में संदेह की एक झलक आई। मेहरा फैमिली के आंगन में प्रिया ने कणिका के शब्द सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से कहा, बिल्कुल, रुद्र की विरासत का मुझसे क्या लेना देना? उसे मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए? जिस व्यक्ति ने रुद्र को विरासत दी है वह तुम्हारे से जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो दूसरी पार्टी उसे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए क्यों कहेगी? कणिका ने सीधे मुद्दे की बात की। प्रिया को भी यह महसूस हुआ कि कणिका का निष्कर्ष सही था, वरना यह सारी बातें कोई मतलब नहीं रखती। इसलिए उसने धीरे से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूं। तो क्या तुम जानती हो कि रुद्र को यह विरासत किसने दी? कणिका ने जल्दी से पूछा। उस समय मैं गुस्से में थी, मुझे इन सब बातों के बारे में उससे पूछने का मन नहीं था, प्रिया ने निराश होकर जवाब दिया। कणिका ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम उसे क्यों नहीं कॉल करके ये पूछती? उसे कॉल करो। मैं तो ये भी नहीं सोचा कि मुझे उसे माफ करना चाहिए या नहीं, प्रिया ने धीरे से कहा। अगर तुम रुद्र को कॉल करने में शर्मिंदा हो तो मुझे करने दो। कणिका ने यह कहते हुए अपना फोन निकाला और रुद्र को कॉल करने ही वाली थी। नहीं, मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान है जो रुद्र से ज्यादा इस बारे में जानता होगा, प्रिया ने जल्दी से कणिका को रोकते हुए कहा। वह निहाल था जिसने रुद्र को यह विरासत दी थी, और वही व्यक्ति था जिसने रुद्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसे रुद्र से ज्यादा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रिया ने यह कहते हुए अपना फोन निकाला और निहाल का नंबर डायल किया। रिंग रिंग रिंग। फोन 2 बार बजने के बाद निहाल ने उठाया और धीरे से पूछा, मिस मेहरा, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मिस्टर निहाल, मुझे ये जानना है कि रुद्र की विरासत का मुझसे क्या संबंध है? उसे मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए ताकि वो विरासत का हकदार बने? प्रिया ने सीधे सवाल किया। जब निहाल ने यह सुना तो वो कुछ देर के लिए चौंक गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि मिस्टर रुद्र ने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है। हाँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, प्रिया ने सिर हिलाते हुए कहा। इसलिए अब मैं आपसे कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। मिस्टर रुद्र को जो विरासत मिलनी चाहिए थी वो मिस्टर बलराम ने छोड़ी थी, निहाल ने धीरे से कहा। बलराम? जब प्रिया ने यह सुना
तो वो कुछ देर के लिए चौंकी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। मिस मेहरा, आपको ये नाम पहले सुना होगा, है ना? निहाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे याद है, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी, मैंने एक बुजुर्ग आदमी की मदद की थी। वह कह रहा था कि उसके पास हवाई जहाज का टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से उसे टिकट दिलवाया था। प्रिया ने थोड़ी गहरी सोच में कहा, हाँ, वही व्यक्ति जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। निहाल ने पुष्टि की। वो हमारे पुराने चेयरमैन थे। निहाल ने हल्के से उत्तर दिया और फिर जारी रखते हुए कहा, उस समय हमारे पुराने चेयरमैन को अपने व्यापार में असफलता मिली थी और उन्हें कई कर्जदाताओं से भी परेशानी थी। उस समय सर्दी का मौसम था और पुराने चेयरमैन के पास पैसे नहीं थे। इसके अलावा वो कर्जदाताओं से घिरे हुए थे। वो बुढ़ा आदमी बहुत किस्मत वाला था। कुछ दिन मुंबई की सड़कों पर भटकने के बाद उसने एक छोटी लड़की से मुलाकात की। उस लड़की ने उसकी कहानी सुनी और अपनी पॉकेट मनी से उसे घर जाने के लिए पैसे दिए। हालांकि जब वह सिंह परिवार वापस लौटे तो वहां उसे कोई स्वागत नहीं मिला। अंत में रुद्र के दादा ने उसे अपने घर में पनाह दी और इस कारण वह आज जहां है वहां पहुंच पाया। निहाल के शब्द सुनकर प्रिया का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसे कभी नहीं सोचने आया था कि वो बुजुर्ग आदमी जिसे उसने बचपन में मदद की थी, वो इतना शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। कई सालों बाद हमारे पुराने चेयरमैन ने तुम्हारी और मिस्टर रुद्र के दादा की मदद को कभी नहीं भुलाया। मिस्टर रुद्र के दादा की एक ही बेटी थी, इसलिए पुराने चेयरमैन ने स्वाभाविक रूप से मिस्टर रुद्र पर ध्यान दिया। अगर तुम दोनों नहीं होते तो वो बुढ़ा शायद अब तक मर चुका होता। अगर उसने जीवन भी जिया होता तो वो फिर से कभी वापसी नहीं कर पाता। इसलिए पुराने चेयरमैन ने सोचा कि वह आज जो भी है वो तुम दोनों की वजह से है, और क्योंकि पुराने चेयरमैन के कोई संतान नहीं थी, उसने तय किया कि उसकी मौत के बाद उसकी पूरी विरासत तुम दोनों में बराबरी से बांटी जाएगी।